नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे दामोदर की शिकायत कथावाचकों पर आफत की। आजाद समाज पार्टी के नेता और दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दामोदर यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की शिकायत इनकम टैक्स विभाग में करते हुए उनकी संपत्तियों की जांच की मांग की है, जिस पर विभाग ने जांच भी शुरू कर दी है। दामोदर यादव का आरोप है कि दोनों के पास देश विदेश में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और ये भी आपको बता दें, इस बात की भी उन्होंने कहा जांच होनी चाहिए कि आखिर दोनों कथावाचक चार्टर्ड प्लेन में कहां से घूमते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इनकम टैक्स विभाग से उनको जानकारी नहीं मिलती है तो वे आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बहरहाल अब दामोदर यादव के इस कदम के बाद कथावाचकों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं दामोदर यादव के क्या आरोप हैं और इनकम टैक्स विभाग में जो शिकायत की है वो क्या है। पूरा देश और प्रदेश जानता है कि धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जो आज से चंद पैसों के लिए परेशान रहते थे, आज हजारों करोड़ के मालिक बन के बैठे हैं। आप देखेंगे बागेश्वर धाम के आसपास जितनी ज़मीनें हैं वो सारी ज़मीनें भी उसी ट्रस्ट के नाम हो गई हैं। आप देखेंगे कि प्रदीप मिश्रा का जो मेला लगाने का काम वो करते हैं, सीहोर के आसपास सारी ज़मीनें इनकी हो गई हैं। मैंने तो सुना है इनकी संपत्ति विदेशों में तक हो गई है, प्रॉपर्टियां हो गई हैं। तो मैं ये मांग की है, हमने इनकम टैक्स को लेटर लिख के ये मांगा है, उनका डिटेल भी मांगा है और साथ में ये मांग की भी की है कि इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। आखिर 5 साल के अंदर कोई भी आदमी 5,000 का मालिक होने से सीधा 5,000 करोड़ का मालिक कैसे बन सकता है? कि जब रातों रात कोई अरबपति खरबपति बन जाता है तो ये इनकम टैक्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच करके पता करे कि आखिर किन संसाधनों से उनके पास किन माध्यम से पैसा आ रहा है। कोई भी कथा करके चार्टेड प्लान में घूम के सिर्फ इतना पैसा तो नहीं कमा सकता, खर्चा चला सकता है, थोड़ा बहुत आश्रम का खर्चा चला सकता है। आखिर हजारों करोड़ कहाँ से आ रहे हैं? क्या हवाला का पैसा है? क्या नंबर 2 का पैसा है? क्या कोई बड़े तस्करों की मदद हो रही है? कि इनकी जांच होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने जांच शुरू कर दी है, जांच चल रही है, कि जैसे ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे वो हमें बताएंगे और हम भी उनको लगातार संपर्क में हैं कि उन्हें जल्दी ही इसका रिजल्ट निकाल के मीडिया के सामने और जनता के सामने लाना चाहिए। नहीं तो फिर इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हम भी आंदोलन करने नहीं, वो समाज सेवा के काम कराएं, लेकिन 10,000 रुपए करोड़ कमाने के बाद वो अपने आप को बड़ा समाज सेवी दिखाने के लिए कोई 10 करोड़ खर्च कर दे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। दोनों के पास हजारों करोड़ की, उसके बाद हम आंदोलन पर बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जंतर मंतर पे जाके बैठेंगे, लेकिन इनकी संपत्तियों की जांच भी कराएंगे और जनता के सामने इनको उजागर भी करेंगे। चलिए, तो दामोदर यादव की जो शिकायत है और उन्हें ऐसा लगता है कि संपत्तियों की जांच होना भी चाहिए, इनकम टैक्स को शिकायत की है और वहां से भी कार्रवाई शुरू हुई है। एक सवाल उन्होंने ये आरोप लगाकर खड़ा किया है कि आखिरकार जो कथावाचक होते हैं उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है और लगातार यदि है भी, क्योंकि वो कथावाचक हैं, तो कैसे वो चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, कैसे उनके पास इतनी संपत्ति है, क्या इसके पीछे कोई और जरिया है। तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और उनके जो एक सवाल हैं उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज इस चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के महंत स्वामी अनिलानंद महाराज। अनिलानंद महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कमल सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित पिछड़ा समाज संगठन के। कमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कमल जी आपसे ही करती हूँ। दामोदर यादव ने जो आरोप लगाए या जिस तरीके की उन्होंने शिकायत की है कथावाचकों को लेके, हालांकि उन्होंने अपनी बयान में बहुत कुछ स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन ऐसा उनको क्यों लगता है? या संपत्तियों की जांच कराना ठीक है, उनको यदि कहीं कोई ऐसी बात लगी, उनका अधिकार है, सबका एक व्यक्तिगत अधिकार होता है, लेकिन जिस तरीके से वो ये बात लेकर आए, ये आरोप लगाए, इसके पीछे एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए राखी जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, एक तरफ तो वह वर्ग है जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए विवश है, और एक तरफ वह साधु संत हैं जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिनके पास अकूल संपत्ति है। यह संपत्ति की जांच होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। यह ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। आखिर उस दिव्य दरबार में बैठने वाला व्यक्ति को भी
यह मालूम होना चाहिए कि वो जो बाबा है, जो साधु संत हैं, उनके पास में संपत्ति आ कहाँ से रही है। और इतनी संपत्ति के नाम को भक्तों के चढ़ावे से नहीं आती है। इतनी संपत्ति कोई व्यवसाय करने से नहीं आती जितनी संपत्ति उनके पास में दिखती है। मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार ही उनकी बर्थ जो उनकी संपत्ति है वो लगभग ये मानिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की 19 से 20 करोड़ के रुपए के आसपास की है। ऐसे ही प्रदीप मिश्रा जी की यदि बात करें तो 192 करोड़ की जो संपत्ति मीडिया रिपोर्टर के अनुसार है। यह संपत्ति कोई मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति नहीं है, यह किसी का व्यवसाय करके संपत्ति कमाई हुई नहीं है। लेकिन यह पैसा आया कहां से, स्वतः ही इसको इनकम टैक्स द्वारा संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करना चाहिए। वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दामोदर यादव मंडल जी ने कहा है, बिल्कुल ये जांच होना चाहिए। उन भक्तों को पता चलना चाहिए कि संपत्ति आई कहां से है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। महंत स्वामी अनिलानंद महाराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आ रही है। महाराज जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? आरोप, सवाल या जांच की जो बात की जा रही है, जो कथावाचकों पर एक बात उठाई गई है, कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए क्या होता है, एक सरल सा नियम है। दामोदर यादव जी भी अपने ही व्यक्ति हैं, कोई पराये नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक शिखर तक पहुंचने के लिए जो व्यक्ति शिखर पर है उस पे पत्थर मारो तो ऑटोमेटिक आदमी शिखर पर पहुंचने की कोशिश करता है। तो दामोदर जी भी वही काम कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि तुम भी सनातनी हो दामोदर जी, और मेरे उनसे पर्सनल अच्छे व्यवहार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाई वो खुद एक सनातनी व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो इस प्रकार से इन कथावाचकों को टारगेट करके, कभी कुछ करके, ये करके वो हासिल क्या करना चाहते हैं? हिंदू समाज में इस प्रकार से दो फाड़ करके और ये गलत बयानबाजी करके कि उसने इतनी संपत्ति कमा ली। भाई ठीक है, अगर संपत्ति कमा ली, सब कमाते हैं, जिसको मौका मिलता है। मैं तो खुले चैनल से कह रहा हूँ कि जिसको मौका मिलता है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, आप हो या दामोदर जी हो, कोई भी हो, जिनको मौका मिलता है वो खूब कमाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करना किसी जो धर्म की राह पर, देखिए आज प्रदीप मिश्रा जी हो या बागेश्वर धाम हो, उनके पीछे हजारों लाखों अनुयायी जो धर्म से विमुख हो गए थे और धर्म की राह पर चलने लगे। हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते, लेकिन सनातन धर्म पे जब लोगों को उन्होंने चलना चलाना सिखाया तो भाई हम तो उनका गुणगान जरूर करेंगे। और मैं दामोदर जी से भी कहूंगा हमारे कुशवाहा जी के माध्यम से कि भैया आप लोग भी पराये, सब अपने लोग हैं, लेकिन इस प्रकार से जबरन में किसी पे कटाक्ष करना और बेवजह के आरोप प्रत्यारोप करना, कुछ होता है, कुछ दिखता है, और अगर वो इतनी संपत्ति आ भी गई, किसी ने 1-1 रुपए दान करके दिया। हिंदुस्तान की जनसंख्या 100 करोड़ हिंदुओं की है, अगर एक हिंदू रोज 1 रुपए भी दे रहा है तो 100 करोड़ रुपए उनके वही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ तो फिर तो इसके हिसाब से तो उनकी संपत्ति बहुत कम आंक ली आपने। तो मेरा निवेदन ये है कि इस प्रकार से किसी धार्मिक व्यक्ति पे और वास्तविक में जो धर्म का काम कर रहा हो उस पे इस प्रकार से हस्तक्षेप करवाना और करना, ये बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। ये मेरे लिए नहीं, मैं सभी के लिए, समस्त आपकी समाज बात के का लिए एक जवाब देना चाहूंगा। हमारा जो लक्ष्य है वह किसी धर्म को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, किसी धर्म के प्रति हमारी कोई द्वेष भावना नहीं है। लेकिन ये बात भक्तों को भी मालूम होना चाहिए कि ये जो संपत्ति है, ये बाबा जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, चार्टर्ड प्लेनों में घूम रहे हैं, ये लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पास में पैसा आ कहां से रहा है? हमें धर्म से नहीं है, धर्म से कोई नफरत नहीं है। यहाँ मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, माननीय दामोदर यादव जी का स्पष्ट निर्देश है, हमारी लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन आडंबर पाखंडवाद के विरुद्ध है, और जो निरंतर उनकी दामोदर यादव जी की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए समाज में हर तरीके से व्यक्ति को बात रखने का स्वतंत्र प्रभाव है, होता है और होना भी चाहिए। मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन मैं ये पूछता हूँ आपको, आपके माध्यम से दामोदर जी को, कि ये क्या सही है आपके हिसाब से? क्या ये अनुकूल है? किसी धर्म के व्यक्ति पे चार्टर्ड प्लेन का उपयोग इसलिए किया जाता है कि आपकी कथा आज यहाँ पे, हर 2 घंटे बाद आपको किसी भक्त ने बुलाया है दूसरी जगह, तो आप गाड़ी से नहीं जा सकते, आपको किसी हेलीकॉप्टर या प्लेन से जाना पड़ेगा। तो भक्त लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और जो भक्त कर रहे हैं, मैं तो ये पूछता हूँ कि आप उनसे ये सवाल कर लो कि भैया तुमने इतनी बड़ी कथा कराई, उनको क्यों बुला रहे हो? ये तो फिर आपको उनसे सवाल पूछना करने चाहिए। की बात है, लेकिन इस हम प्रकार सरकार से सवाल करेंगे। सरकार से सवाल किया है माननीय सरकार दामोदर से, यादव जी अरे ने। आप सरकार, नहीं, सरकार से आप जबरन में आप कभी किसी को टारगेट कर लेते हो, कभी किसी को धर्म। अगर आपको राजनीति करना है तो
पूरा संसार बना, हम भी सहयोग करेंगे आपका, लेकिन इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए आप धर्म की राह को। ठीक आप है। धर्म की राह पे चलने वाले व्यक्तियों को आप विघटन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। चलिए, मैं वापस आऊंगी आप दोनों मेहमानों के पास। भूपेंद्र जी का भी पक्ष आ जाए। भूपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, हाँ, आवाज़ आ रही है अब मेरी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। भूपेंद्र जी, कैसे आप इस विषय को देखते हैं? कथावाचकों पर एक नई बहस शुरू हुई है, संपत्तियों की जांच की बात हो रही है। दामोदर यादव ने जिस तरीके से आरोप भी लगाया, जो शिकायत भी की है इनकम टैक्स को, ये कहाँ तक जायज भी है? और मैंने शुरुआत करी थी कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत अधिकार है, उन्हें यदि कहीं कोई आपत्ति किसी चीज को लेकर है तो वो बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इन कथावाचकों के लिए उनका सवाल उठाना या बात रखना क्या संदेश देता है, कहाँ तक ठीक है? देखिए, भारत का कानून किसी पे भी आपत्ति उठाने के लिए स्वतंत्र है व्यक्ति, और वो है कानून की प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है और वो उसकी जांच भी हो सकती है। ये कोई भारत का कानून देता है, लेकिन इसके राजनीति परिप्रेक्ष्य ज़्यादा है। और उस तरह से जिस तरह से व्यक्ति किसी पे भी आरोप उसी पे लगाया जाता है, छोटे पे तो आरोप लगाया नहीं जाता। जो ऑलरेडी जो पॉपुलर होता है, जिसकी प्रसिद्धि होती है, जिसके प्रति जनता जानती है, तो वो उस आरोप उसी पे लगता है, जिसके कारण वो भी व्यक्ति जाना जाए। ये एक राजनीतिक कारण भी होता है। अब उसकी दलील कुछ भी दी जाए कि हम जिस तरह से दे रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने पैसा को कलेक्ट किया है दूसरे अन्य संसाधनों से, तो निश्चित रूप से उनको सामने आके अपनी बात और क्योंकि वो इनकम टैक्स भी भरते होंगे, और भारत के इनकम टैक्स में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो दानदाताओं के रूप में है, 80C के तहत है, जो कि दान ले सकते हैं बिना टैक्स दिए हुए। तो ऐसे बहुत से प्रावधान पर टेस्ट होते हैं। तो ऐसे यहाँ नहीं है, और निश्चित रूप से भारत की ये सनातनी स्थल है, और यहाँ पे मठ और मंदिर हमेशा रिच रहे हैं, लोगों की आखाड़ श्रद्धा रही है, और लोगों की श्रद्धा के साथ-साथ लोग अपने रूप से उसको अर्थ रूप में दिया भी करते थे, और वो अच्छे काम भी किया करते थे। अगर इनको ये लगता है कि ये इस तरह से बात है, तो उसमें उनको बात कर लेनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बात यही है कि व्यक्ति उसी को टारगेट बनाता है, जिसके साथ एक माहौल होता है, और जिसके साथ क्योंकि हमने देखा है विगत 5 वर्षों में धीरेन्द्र के शास्त्री ने जिस तरह से अपने आप को राइज़ अप किया है एक सामान्य परिवार से और आगे बढ़े हैं। वो एक सनातनी लीडर के रूप में हो, चाहे वो इकोनॉमी रिफॉर्म के रूप में हो, चाहे हिंदू राष्ट्र के रूप में हो, चाहे वो सनातन को एक करने के रूप में, और जिस तरह से उनकी वैश्विक प्रसिद्धि मिली है, उसी तरह से प्रदीप जी महाराज जी भी हैं। उन्होंने भी उसी तरह से प्रसिद्धि प्राप्त की है, और अपने कथावाचक के रूप में शिव पुराण के कहने और वैश्विक रूप से वो आते जाते रहते हैं। तो ये जो चार्टर्ड विमान जिस तरह से है, वो तो उनके शिष्य लोग व्यवस्था कराते हैं। वो तो उनकी व्यवस्था वो ही कराते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी कई बार देखा हूँ, तो जो उनके बड़े-बड़े शिष्य होते हैं, वो निश्चित रूप से बुलाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में संजय पाठक हैं, वो भी अपने दद्दा जी का कार्यक्रम करते थे, देव प्रभाकर शास्त्री का, तो वो उनको भी उस रूप से, क्योंकि उनके पास चार्टर्ड खुद था, तो वो भी उनको प्रोवाइड करते थे। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये किसी की लाइन अगर लंबी हो रही है और वो इस तरह से बात करती है, तो बाधाएँ तो आती हैं। और अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर इन लोगों का आरोप जिस तरह से उनको लगता है कि ये इस तरह से बात है, और इसमें एक थोड़ी-सी राजनीति ये भी है कि मैं आपको बताऊँ, जो हिंदू रिलीजन्स में जिस तरह से आंगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई जिस तरह से है, तो इसी तरह से उसको डिवीज़न करने की ये रेखा है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जो यादव जी हैं, और वो 1-2 बार और उन पे हमला कर चुके हैं, और उस तरह से और भी अगड़ी जाति के प्रति उनकी ऐसी भावनाएँ रहती हैं। तो ठीक है, उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी एक राजनीति पृष्ठभूमि के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक खुद अपना संगठन बनाए हुए हैं, और एक संगठन से और भी उसके प्रभारी भी हैं यहाँ पे। तो और उसकी आइडियोलॉजी उस संगठन की भी यही है कि अगड़ों के पीछे और अगड़ों के जो उनका कहना है कि अगड़े ने हमको सताया जिस तरह से पृष्ठभूमि में, लेकिन भारत का संविधान इस तरह की कोई कोई दायरा नहीं रखती है, सबको हम्म। समानता के रूप में अधिकार देती है, और सबको इक्वलिटी का रात है, चाहे धर्म का हो, चाहे स्वतंत्रता का भूपेन हो, जी, लेकिन चाहे मैं वो आपको एक बार टोक के एक बार बताना चाहता हूँ,
आपने जो अगड़े और पिछड़ों की जो बात की है, आप मध्य प्रदेश का डेटा उठा के देख लीजिए, कितना SC ST OBC के ऊपर जो जुल्म जाति होती है। दमोह में क्या नाम है, कुशवाहा को एक ऊंची जाति के व्यक्ति के पैर धो के पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता है। इटावा में कथा करने पर चोटी काट ली जाती है। ये आप देखिए ना, क्या नाम है, हिंदू, यह भी तो सभी हिंदू हैं, फिर ऐसा उनके ऊपर अत्याचार क्यों होता है? यही बात यदि माननीय दामोदर यादव जी बोलते हैं तो आप कहते हैं कि गैर संवैधानिक बातें हैं। और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर के निकल पड़े थे धीरेन शास्त्री जी, जिसका जो एक गैर संवैधानिक मांग थी, उसका हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, दामोदर यादव जी ने विरोध किया और हम कोर्ट में जाने का भी काम किया हमने। गैर संवैधानिक काम हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। दामोदर यादव जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, गैर संवैधानिक काम हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। वह चाहे कोई भी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे साधु संत हो, या चाहे इस देश का प्रधानी क्यों ना हो। दामोदर यादव जी जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते। मैं कुशवाहा जी आपसे पूछता हूँ कि पूरा संविधान जो है वो दामोदर यादव जी की झोली में है। नहीं, आप बताइए कौन सी गैर संवैधानिक बात करी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? देखिए, अरे भाई, जो कोई अच्छा काम कर रहा है आप लोग हर उसके हाथों के पीछे पड़ रहे हो। हिंदू राष्ट्र बनाना कोई अच्छा काम नहीं है। कोई एक धर्म का राष्ट्र कैसे हो सकता है? यह तो वैसे ही बात हो गई। यदि कोई बोले इस देश को गजवाए हिंद बनाए, माने को पाकिस्तान दे दिया था, उसके बाद लड़ झगड़ के बांग्लादेश देश दे दिया। अगर ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा तो किसको आपत्ति होना चाहिए, ये बताइए? अरे आपको तो स्वागत करना चाहिए, आपको तो साथ देना चाहिए। आप पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़िए महंत जी। मैं आपसे कहूंगा, संविधान की प्रस्तावना का ही ये खिलाफ है, पहला शब्द के इसको एक धर्म का राष्ट्र बनाया जाए देश को। चलिए, एक विषय और है इन सब के बीच में, एक विषय और भी है। देखिए, बात सिर्फ संपत्ति की जांच की, संपत्ति की जांच क्यों, कहां, कैसे, ये तो है, लेकिन जो लिखित में शिकायत की गई है उनमें उन पॉइंट्स को भी रखा गया है कि ये लोग अंधविश्वास या गलत दावों के जरिए एक भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं लोगों के बीच में। अब लोगों की यदि आस्था है, कोई जाएगा तो उसको हम अंधविश्वास या भ्रामक कैसे कह सकते हैं? ये सवाल मेरा कमल जी आपसे है। मतलब इसको कैसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने करोड़ों लोग या लाखों लोग यदि जा रहे हैं उनको सुनने, तो क्या कह दें कि सब लोग, इतना तो जनता भी जागरूक है, तो वहां पे ये जो सवाल है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हम जनता को भी हम बताना चाहते हैं, हमारे SC ST OBC के भाइयों को, उन माताओं को बताना चाहते हैं जो इस दिव्य दरबार में उपस्थित होती हैं। आपने अभी देखा होगा, धीरेन शास्त्री जी यात्रा निकाल रहे थे, 3 दिन में उनको बुखार आ गया। बुखार आने के बाद में खुद का इलाज वह वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं। थर्मामीटर लगा के चेक किया जाता है, बुखार BP की जो मशीन होती है उससे चेक किया जाता है। और 4th स्टेज का जो कैंसर है उसको ठीक करने का दावा वह करते हैं कि साहब आप गौमूत्र पी लो, गौमूत्र में हल्दी मिला करके पी लो। 1-2 महिलाओं की तो ये सब इलाज छोड़ने के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल अंधविश्वास की श्रेणी में आता है, ये आडंबर और पाखंडवाद की श्रेणी में आता है। आप जो है, इसका मतलब आप विज्ञान को मानते नहीं है। इसका मतलब विज्ञान जो है वो ये विज्ञान कहता है भाई गौमूत्र है, हल्दी है। आप ये बताइए, शास्त्री जी खुद का इलाज विज्ञान पद्धति से करते हैं, दूसरों का इलाज गौमूत्र और गोबर से कराना चाहते हैं। समय समय पे सब प्रकार का किया जाता है भाई। अगर अर्जेंट कोई इलाज करना है, गौमूत्र से इलाज होगा तो उसमें समय लगता है, लेकिन एलोपैथिक इलाज जो है वो तुरंत इलाज कर देता है। ये तो तार्किक बात नहीं है। आप लोग, देखो मेरा निवेदन है आपसे और आपके संगठन से भी कि आप लोग हिंदू समाज को बांटने का काम मत करिए। बिल्कुल अच्छा, चलिए, ठीक है कमल जी, मुझे बताइए, ठीक है, 1 मिनट, अनिल महाराज जी 1 सेकंड रुकिएगा। कमल जी, आपको क्या लगता है, आज आपको क्या लगता है कि ये जो संपत्ति इतनी आ रही है या जिस भी माध्यम से आ रही है, ये कौन दे रहा है? कोई तो दे रहा होगा ना सर? बिल्कुल, हमें तो ये लगता है ये कहीं ना कहीं से विदेशी फंडिंग है, या हवाला का पैसा है, या 2 नंबर का पैसा है जिसको वाइट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये कोई चढ़ावे वाली संपत्ति नहीं है। चढ़ावे वाली संपत्ति होती है एक लिमिटेड तक होती है। आप ये देखिए, 5 साल पहले इनकी स्थिति देखिए, इन साधु संतों की, दोनों की। मुझे तो ये लगता है कि विदेशी फंडिंग आपको दी जा रही है। मुझे तो जांच करा लीजिए, सरकार है, सब कुछ है। हमने तो यही मांग की है ना कि सरकार जांच करे इस चीज की और भक्तों को पता चले कि दिव्य दरबार जो लगा रहे हैं उनके पास में संपत्ति पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, चलिए एक एक करके अपनी बात रखिए। विदेशी फंडिंग आपको दी जा रही है,
ताकि हिंदुस्तान में हिंदुओं को आपस में लड़वाया जाए। आप लोग वही काम कर रहे हो। हिंदुओं और में लड़ाने आप ये का काम बताइए, हमारा 19वीं नहीं है। शताब्दी में भी यही धर्म काम के किया था। नाम पर आप बिल्कुल नहीं, देखिए वही SC काम ST हो रहा है। OBC के अरे लोगों पर कितना आपका अत्याचार हो रहा संगठन है। यही काम करता है। मैंने 2-4 उदाहरण भी जब आपको आप आपके सामने टीवी के माध्यम से मैंने बताया, और ये पूरी जनता जानती है, मध्य प्रदेश जानता है, पूरा भारत जानता है। आपने एक केस उठा के देख लिया और कोई उसमें सोन पक गया तो उसको आपने टारगेट कर दिया। ये हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश मत करिए। आप ये देखिए ठीक है, चलिए चलिए कमल जी और अनिल महाराज जी, देखिए आपसी बहस से कुछ नहीं होगा। जो बातें आई हैं अपने अपने सभी ने तर्क रखे। जो जांच होगी, यदि किसी ने बोला है, यदि किसी ने शिकायत की है तो जांच भी होती है, तो चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। लेकिन हाँ, ये सवाल जब उठते हैं तो फिर चर्चा का विषय बनता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतने गंभीर आरोप इन कथावाचकों पर हैं। भूपेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। जी, देखिए जिस तरह से उन्होंने बात कही कि देखिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और वो अगर वो बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो उनका नैरेटिव है जिस तरह से धर्मेंद्र जी चला रहे हैं, धीरेन्द्र जी महाराज जी। देखिए दूसरी बात उन्होंने जो कही कि वहाँ पे घटनाएं हुई, उस घटनाओं का हम घोर विरोध करते हैं, और इस तरह के लिए कानून है, उनको कानून प्रक्रिया में, और ये निश्चित रूप से कि भारत 21वीं सदी में ऐसी घटनाएं आज भी हो रही हैं, ये हमारे लिए वास्तव में सर्वनाक है, और हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, और इसके लिए ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि ये घटनाएं बार बार ना हो, क्योंकि ये घटनाएं सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, और फिर जो लोग इससे ग्रसित होते हैं वो किस तरह से करते होंगे वो भी हम समझ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें खंडित करने वाली हैं। बात देखिए, अब इनकी बात स्वतंत्रता, संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि आप स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में आप कुछ भी कहें, लेकिन साथ साथ उसका क्लॉज 2 भी कहता है कि वहां तक ही आपकी स्वतंत्रता है जहां उसके व्यक्ति की स्वतंत्रता परतंत्रता नहीं होती, क्योंकि उसके हानि नहीं होती। तो ये चीजें कुछ रखनी चाहिए। कुछ चीजें नैतिक और मौलिक भी होती हैं, संगठन से अलग होती हैं, और इनको चीजें हमारे दायित्व में बनती हैं। जिस तरह से हम अपने माहौल में आए हैं, हम परिवार के रूप में हैं, और परिवार के रूप में जो हम राष्ट्र को परिवार का रूप देखते हैं, तो वही हमारी समग्र दृष्टि होनी चाहिए कि जो काम ऐसा हो जो हमारे राष्ट्र के हित में हो। अगर वो भी गलत करते हैं तो वो भी एक कानून के दायरे में लेके हमको एक संवैधानिक रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करना चाहिए, कि बल्कि हिंसात्मक रूप से नहीं। दूसरी बात, ऐसी घटनाएं जो भी कुशवाहा जी बताए हैं, और हम लोग खुद देखे हैं, होती हैं, हो जाती है कभी कभी, लेकिन जो होती हैं वो बिल्कुल शर्मनाक है, और इस तरह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे भी किसी चीज की बात को अगर आपको लगता है कि कहीं दूसरे क्षेत्र से पैसा आया है, तो इस तरह से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न फिर जब उंगली एक उठाई जाती है जिस दायरे में, और अंधविश्वास के जिस तरह से बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अंधविश्वास उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है जिनके ऊपर आस्था ज्यादा हो जाती है, तो उनको आस्था के साथ साथ अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। ये बिल्कुल बात वाजिब है, क्योंकि आस्था को जब इस तरह से अगर कर देंगे तो अंधविश्वास में बदल जाएगी, और अंधविश्वास हमेशा किसी भी मार्ग को आगे नहीं बढ़ता, और न समाज आगे बढ़ता है और न ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये मौलिक चीजें हैं, इस चीज को भी बात सही है, क्योंकि वो भी हमेशा बात करते होंगे इस तरह से। लेकिन अब आप जैसा कह रहे हैं, क्योंकि वो, अब मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री और हम लोग गए भी थे, तो कैंसर अस्पताल खोल रहे हैं, वो तो चिकित्सा पे विश्वास करते होंगे। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन हम कभी भी इस चीज का पक्ष नहीं चाहते हैं, और ना ही इस तरह से। मीडिया हमेशा निष्पक्ष रहने की, और आज आपको इसी पक्ष में आप लोगों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह से बात करी है, क्योंकि हम उस कंपोनेंट के तहत हैं कि हमें उस समाज को दिखाना है जो सही दर्पण है, जो सही चीज है, और जनता के बीच में हमको उसको डिस्कशन के रूप में छोड़ देते हैं कि जनता जो अच्छा लगे और जनता वही करेगी, क्योंकि जनमत ही है और लोकतंत्र की। चलिए समय हो गया। हाँ महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। भूपेन्द्र जी से मेरा यह आग्रह है कि थोड़ा भारत के कोने कोने में आप भी घूम के देख लीजिए कि हिंदुओं का किस प्रकार से धर्मांतरण किया जाता है। थोड़ा उस पर भी आप नजर डालिए। आप जो है, और आप मेरे साथ चलिए, और कुशवाहा जी से भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ चलिए कि हिंदुओं का किस प्रकार से आप भारत के कोने कोने में चलिए। चाहूंगा आप एक बार डेटा निकाल के देखिए किन जातियों के साथ में अत्याचार होता है और किन के द्वारा किया जाता है। ये आप डेटा निकालिए, आप ये देखिए। आपके ऊपर दूसरा जो शिकंजा कसा जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग, आप और हम जातीय में हम सनातन के विरोधी नहीं हैं, हम आडंबर पाखंडवाद के धुर विरोधी हैं।
अरे और भाई, कहीं पर भी ये नहीं, होगा हम आडम्बर उसके और विरोध में पाखंड खड़े का तो नजर मैं भी आएंगे। विरोधी हूँ। माननीय दामोदर मैं भी यादव विरोधी हूँ। उसके मैं विरुद्ध भी खड़े हो मैं नजर भी आएंगे। विरोधी हूँ। आडम्बर अगर कोई करता है तो हम भी विरोधी हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, नहीं तो लेकिन ये निवेदन हाथ जोड़ कर आडम्बर है ही है कि ही हिंदुओं है। को बांटने ये की कोशिश न की प्रदीप जाए। मिश्रा बिल्कुल जी बोलते हैं मैं कि आपका बेटा यदि पढ़ा नहीं है, शिवलिंग पर जाकर के बेलपत्र चिपका दो, वो पास हो जाएगा। क्या आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? आप इस बात का समर्थन करते हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात का बताइए समर्थन नहीं प्रदीप करता। मिश्रा जी, क्या आप इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं, करते हैं क्या? इस बात का तो मैं बिल्कुल इस बात का तो मैं समर्थन नहीं करता। बिल्कुल हाँ, आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये क्या बात होता है उन्हीं के मुख जब से बोली कथाएं गई चलती है, हैं। और यदि उस चीज का हम विरोध कर रहे हैं तो हम सनातनी विरोधी हो गए। ये मानसिकता, दोहरा नहीं चरित्र, ये नहीं चलेगा नहीं, महंत जी। बिल्कुल चलिए, मुझे मैं ऐसा आपकी लगता इस है बात से सहमत हूँ। मैं और व्यक्तिगत उन्होंने तो एक कोई बार ही टिप्पणी कहा नहीं करूंगी, लेकिन वो कहते हैं कभी कभी दवा भी काम करती है, दुआ भी काम करती है, तो एक उसका पार्ट हो सकता है उसका पार्ट, लेकिन पूरी तरीके से हम सिर्फ दुआ पर ही चले जाएं और दवा ना करें। बस ये बात समझने की है। देखिए, कौन इसको कैसे समझता है, ये अपनी अपनी समझ की बात है। फिलहाल क्योंकि समय हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, दामोदर की शिकायत है, कथावाचकों पर आफत है। जो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, जो शिकायत की है, उस पर जांच की बात हो रही है और जांच होगी भी। देखिए, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। क्यों उन्होंने ये बात कही, ऐसा क्या तथ्य आया, ऐसी कौन सी बात आई जो उन्होंने इन तमाम सवालों को खड़ा किया है। जांच में बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ जाएंगी, लेकिन जो भी हो स्पष्ट रूप से हो, ताकि कोई भी भ्रम की स्थिति इन सब चीजों के माध्यम से लोगों तक ना जाए। बस इस चीज का बात कहनी है और इसी चीज का ध्यान सबको रखा जाना चाहिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।